गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने यूएनओ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में अध्ययन किया। स्टूडेंट्स, वहाँ हमने यूएनओ के गठन की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी उसको विस्तार से चर्चा कर लिया। उस पर हमने काफ़ी विस्तृत हमने उसका अध्ययन किया। अब आता है कि यूएनओ के गठन के पश्चात, क्योंकि वहाँ भी हमने देखा था कि यूएनओ का गठन शीत युद्ध के आलोक में हुआ, या ये कहें कि शीत युद्ध में जब दो महाशक्तियों में बट गया, या ये कहें कि विश्व में दो गुट बन गए। ऐसी स्थिति में तीसरी दुनिया के देशों ने एक ऐसे संगठन को खड़ा किया जिसको हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के रूप में जानते हैं। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन शीत युद्ध की देन थी। जब शीत युद्ध समाप्त हो गया, हमने इसके बारे में पहले भी जिक्र किया है, 1990 में आकर 1991 में आके जब सोवियत संघ कोलैप्स हो जाता है तो उसके बाद में शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। तो जब शीत युद्ध समाप्त हो गया तो उस समय दुनिया जो द्विध्रुवीय थी वो एक ध्रुवीय हो गई। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से नाम की प्रासंगिकता पर प्रश्न खड़े होने लगे कि वर्तमान समय में, या ये दूसरे शब्दों में कहें तो कि शीत युद्धोत्तर विश्व में नाम कितना प्रासंगिक है या गुट निरपेक्ष आंदोलन कितना प्रासंगिक है, इस विषय पर चर्चा होने लगी। तो आज के टॉपिक में हमें इसी बिंदु पर अध्ययन करना है। हमारा टॉपिक होगा गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता। सबसे पहले हम पृष्ठभूमि अगर देखें कि प्रासंगिकता का प्रश्न क्यों खड़ा हुआ, यूएनओ की प्रासंगिकता का प्रश्न क्यों खड़ा हुआ, क्यों यूएनओ के क्यों गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए यह प्रश्न उठाया जाने लगा कि अब इसकी प्रासंगिकता धीरे धीरे कम हो गई है। तो जब हमने चर्चा की कि शीत युद्ध की समाप्ति होती है, दुनिया ध्रुवीय थी, दो महाशक्तियां जिन्होंने पूरी दुनिया के देशों को लामबद्ध करने का प्रयास किया था, अब वो गुटीय राजनीति है वो समाप्त हो गई। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि दो गुटों के से नाम तीसरी दुनिया के देशों की विदेश नीति को स्वतंत्र बनाए रखने के उद्देश्य से नाम का गठन हुआ था, और ये कहा गया था कि दोनों गुटों से समान दूरी रखी जाए या दोनों गुटों में भाग नहीं लिया जाए, ये नाम का उद्देश्य था। तो ऐसी स्थिति में जब शीत युद्ध समाप्त हो गया तो नाम की प्रासंगिकता पर प्रश्न उठना भी लाजमी था, और यही हुआ। उसके बाद में देखिए हुआ क्या, 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात जो वैश्विक परिदृश्य था, या ये कहें कि वैश्विक राजनीति में एक व्यापक बदलाव देखा गया। शीत युद्ध के दौरान दुनिया दो गुटों में बटी थी और गुटीय जो संघर्ष की स्थिति थी, और शीत युद्ध की समाप्ति पर वो गुटीय राजनीति समाप्त हो गई, या ये कहें कि साम्यवादी खेमा है वो कोलैप्स हो गया। तो जिसके चलते इस प्रकार की गुटीय राजनीति के लिए कोई स्थान जब नहीं बचा और दुनिया एक ध्रुवीय हो गई, तो ऐसी स्थिति में ये नाम की प्रासंगिकता पर उठना स्वाभाविक हुआ। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं लगाया जाना चाहिए कि वास्तव में नाम प्रासंगिक हो गया है। देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा गुट निरपेक्षता का जो अर्थ क्या है, गुट निरपेक्षता का तात्पर्य क्या है कि गुटों से निरपेक्ष होना नहीं। इसका मतलब ये नहीं था कि हम गुटों से बिल्कुल पूरी तरह निरपेक्ष हो जाएं, ऐसा नहीं था। इसका मतलब ये था कि असंलग्नता की स्थिति हो। असंलग्नता का मतलब हम किसी गुट के साथ नहीं लगेंगे। गुट निरपेक्ष होना और असंलग्नता का एक, ये कहें कि एक माइन्यूट डिफरेंस है, उसको हमें समझना होगा कि हम गुटों से निरपेक्ष नहीं थे, हम असंलग्न थे, किसी एक गुट के साथ जाने के लिए हम तैयार नहीं थे। वो नीति थी गुट निरपेक्षता की। अब इसके दो अर्थ लगाए जाते हैं गुट निरपेक्षता के, दो तरह के अर्थ हैं इसके। एक है इसका नकारात्मक अर्थ, और नकारात्मक अर्थ में इसका तात्पर्य है कि गुट में भाग नहीं लेना, किसी गुट के साथ नहीं जाना। तो ये इसका नकारात्मक अर्थ जो शीत युद्ध के दौरान ज्यादा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। लेकिन
गुट निरपेक्ष आंदोलन का या गुट निरपेक्षता का एक दूसरा अर्थ है जो उसका सकारात्मक अर्थ है, और सकारात्मक अर्थ है कि जितने भी नेम के सदस्य हैं, जितने भी गुट निरपेक्ष आंदोलन के मेंबर हैं, जिनकी सदस्य संख्या कितनी है 120, 120 सदस्य संख्या कितनी है 120 सदस्य संख्या है, तो इन सदस्य संख्या जो राष्ट्र हैं नाम के, उनकी विदेश नीति को स्वतंत्र बनाए रखना, या ये कहें कि वो राष्ट्र ऐसा माहौल क्रिएट करना जिससे वो राष्ट्र अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखें, इस उद्देश्य से नाम गठित हुआ था। अब ऐसी स्थिति में जब किसी राष्ट्र की विदेश नीति को स्वतंत्र बनाए रखने के उद्देश्य से नाम का गठन हुआ, तो इसका मतलब ऐसी स्थिति में तो नाम अप्रासंगिक हो ही नहीं सकता। भाई नाम अप्रासंगिक क्यों होगा? स्वतंत्र विदेश नीति की समस्या आज भी दुनिया के देशों के सामने है, क्योंकि दुनिया के देशों को अपने विदेश नीति के निर्धारण में अनेक बाह्य कारकों से प्रभावित होते हैं वो। तो ऐसी स्थिति में वो राष्ट्र जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, या अब के संदर्भ में किया जाए तो कि विकासशील राष्ट्र अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र कैसे बनाए रखें, आज भी एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो नाम की प्रासंगिकता को साबित करते हैं। हम एक एक करके विभिन्न प्रकार के उन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे जो नाम की प्रासंगिकता को आज भी साबित करते हैं। और इसमें सबसे बड़ा, यहाँ देखिए, नाम की प्रासंगिकता के प्रमुख बिंदु हैं, उसमें है दक्षिण दक्षिण सहयोग बढ़ाना। आपको पता है कि पहले एक कॉन्सेप्ट आया उत्तर दक्षिण सहयोग, मतलब दुनिया का जो उत्तरी गोलार्ध है उसके ज्यादातर राष्ट्र हैं वो विकसित राष्ट्र हैं, समृद्ध राष्ट्र हैं, और दक्षिणी गोलार्ध के राष्ट्र हैं वो अपेक्षाकृत विकासशील राष्ट्र हैं, कमजोर राष्ट्र हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं उन राष्ट्रों में मौजूद हैं। तो ये अपेक्षा की गई थी कि उत्तर के राष्ट्र दक्षिण के राष्ट्रों की हेल्प करेंगे। लेकिन नाम का जो 7वां सम्मेलन हुआ, जिसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ, उसमें एक चीज निकल कर आई, और वो महत्वपूर्ण बात ये थी कि अब उत्तर दक्षिण सहयोग नहीं, अब हमें किसको बढ़ावा देना पड़ेगा? दक्षिण दक्षिण सहयोग को। दक्षिण दक्षिण सहयोग का तात्पर्य यह है कि दक्षिण के राष्ट्र ही एक दूसरे की सहायता करें। हमें उत्तर के राष्ट्रों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें दक्षिण के राष्ट्रों को या दक्षिणी गोलार्ध के राष्ट्रों को परस्पर सहायता करनी चाहिए, या दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ाना चाहिए। तो ये था दक्षिणी दक्षिण सहयोग। और क्योंकि आज भी ये आवश्यकता मौजूद है, विकासशील राष्ट्रों में एकजुटता आएगी तो निसंदेह वो राष्ट्र है वो प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे। इसलिए दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ाने की जो बात आई थी वो नाम के 7वें सम्मेलन में, नई दिल्ली सम्मेलन में उभर कर सामने आई थी। तो उस स्थिति में दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ाने के लिए नाम एक बेहतर मंच साबित हो सकता है। इसलिए नाम की प्रासंगिकता पर प्रश्न उठाना या उसको अप्रासंगिक बताना तो एक प्रकार की मूर्खता होगी, क्योंकि दक्षिण दक्षिण सहयोग की संभावनाएं नाम के मंच से पूरी हो सकती हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है नियो। नियो का तात्पर्य है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा है इसका नियो, या ये कहें नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना या नियो की स्थापना की बात। देखिए, विश्व व्यवस्था का जो व्यूह रचना की गई वो इस प्रकार से की गई कि विकसित राष्ट्रों को, विशेष रूप से अमेरिका ने इस प्रकार से विश्व व्यवस्था या वैश्विक अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से प्रभावित किया कि अन्य राष्ट्रों को, विकासशील राष्ट्रों को इस चीज का बहुत दुष्परिणाम भुगतना पड़ रहा है। विश्व व्यवस्था की रचना इस प्रकार से होगी, विशेष रूप से जो ब्रेटन वुड्स संस्थाएं थी, WTO है, IMF है, विश्व बैंक है, जिसको IRDB के नाम से हम जानते हैं। तो ये जो संगठन है, इनका जो मैनेजमेंट, इनका प्रबंधन इस प्रकार से किया जाता है जिससे अमेरिका के हितों को पूरा किया जा सके। तो ऐसी स्थिति में विकासशील राष्ट्रों के सामने एक बड़ी चुनौती है कि इस जो शोषणवादी वैश्विक व्यवस्था का निर्माण हुआ, वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ, उसके स्थान पर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की स्थापना होनी चाहिए। और ये कार्य करने में नाम एक बड़ा मंच साबित हो सकता है। नाम के मंच से न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की स्थापना की जा सकती है। तो इस रूप में नाम की प्रासंगिकता, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना भी नाम के मंच से की जा सकती है। इसका मतलब नाम की प्रासंगिकता तो बनी हुई है।
नेक्स्ट अगला जो बिंदु है यूएनओ का लोकतांत्रिकरण। देखिए बच्चों, हमने यूएनओ के बारे में डिटेल से अध्ययन किया है और हमने वहां ये भी देखा है कि यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है, यूएनओ के लोकतांत्रिकरण से मतलब है कि सुरक्षा परिषद में, यूएनओ का लोकतांत्रिकरण क्या है कि सुरक्षा परिषद में जो सदस्य संख्या, सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या स्थायी सदस्य 5, जिनको परमानेंट 5 के नाम से हम जानते हैं, अस्थायी सदस्यों की संख्या 10। लेकिन अब विभिन्न राष्ट्र ये डिमांड कर रहे हैं, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर अफ्रीका महाद्वीप से एक भी राष्ट्र नहीं है, एशिया में जापान और भारत 2 बड़े राष्ट्र हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं, जो ये दावा कर रहे हैं कि हमें भी स्थायी सदस्य बनाया जाए सुरक्षा परिषद का। इसी प्रकार से ब्राजील, इटली और दक्षिणी अफ्रीका और ब्राजील, ये राष्ट्र हैं जो सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी सदस्यता का दावा लगातार कर रहे हैं। वहां हमने जिक्र भी किया था एक संगठन का जिसका नाम था G4 की बात हमने वहां की थी। G4, ये G4 में कौन कौन था? भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील, ये राष्ट्र ये दावा करते हैं कि उन्हें सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए। इसके अलावा अस्थायी सदस्यों की संख्या में भी विस्तार होना चाहिए। क्यों? अस्थायी सदस्यों की संख्या भी 10 है, इसको बढ़ाकर 20 तक किया जा सकता है। और जब यूएनओ की कुल संख्या, सदस्य संख्या 193 पहुंच गई, तो ये सुरक्षा परिषद के सदस्य भी बढ़ाए जाने चाहिए ताकि अधिक देशों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। तो यह है यूएनओ के लोकतांत्रिकरण। और यूएन के लोकतांत्रिकरण के लिए या सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को बढ़ाने के लिए नाम एक अच्छा मंच साबित हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में नाम की प्रासंगिकता तो बनी हुई है। इसके अलावा दुनिया में शीत युद्धोत्तर विश्व में कुछ अलग समस्याएं हैं जिनके चलते ये कहा जाना चाहिए कि नाम की प्रासंगिकता बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं यहाँ की कुछ और इश्यूज हैं जिनकी बात करें, जैसे वैश्विक आतंकवाद, ग्लोबल टेररिज्म, वैश्विक आतंकवाद की समस्या है। आपको पता है कि आतंकवाद की समस्या आज ग्लोबल रूप ले चुकी है और ये बड़ी समस्या है। इसके अलावा आतंकवादी समस्या के समाधान के लिए नाम के मंच से ऐसे प्रस्ताव पारित किए जाएं जिससे आतंकवादी गतिविधियों पर कंट्रोल किया जा सके, या जो ये कहें स्टेट फंडिंग जो होती है आतंकवादी संगठनों को, उसको रोका जा सके। ऐसा कोई कानून गुट निरपेक्ष आंदोलन के मन से चलाया जा सकता है। इसके अलावा पर्यावरणीय समस्याएं एक बड़ा इशू है। विश्व में जो पर्यावरणीय समस्याएं दिन प्रतिदिन पर्यावरणीय समस्याएं हैं, इनके समस्याओं का समाधान भी यूएनओ गुट निरपेक्ष आंदोलन के मंच से किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि शीत युद्ध के बाद में गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर यद्यपि प्रश्न उठाए गए हैं, लेकिन इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं लिया जाना चाहिए कि वास्तव में नाम अपनी प्रासंगिकता खो चुका है। नाम अपनी प्रासंगिकता आज भी बनाए हुए हैं और आगे आने वाले समय में भी उसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नाम के सफलताएं और विफलताओं के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।